मैंने आपकी क्लास के अंदर चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रखा है। जो चैप्टर सेकंड है वो पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन का है, जहाँ पर हम लोग निषेचन पूर्व प्रावस्था, निषेचन प्रावस्था और निषेचन पश्च प्रावस्था का अध्ययन करेंगे। हम लोग निषेचन पूर्व प्रावस्थाओं का अध्ययन कर चुके हैं। नर जननांग मादा जननांग का अध्ययन कर लिया, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण कर लिया। अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में चैप्टर जो कर रहे उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक चिड़िया जो है वो तिनका तिनका उठा करके घोंसला बनाती है, वैसे हमें भी छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के अपने चैप्टर को कंप्लीट करना है और कुछ समय के बाद में हमें हमारा जो सिलेबस है बोर्ड का वो कंप्लीट करना है। आई होप जल्दी से स्कूल खुल जाए, है ना। हम सब फेस टू फेस स्टडी करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, पर जितने दिन भी स्कूल नहीं खुलती है हमारे पास में यही रास्ता है स्टडी करने का। तो सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से देखिए, टॉपिक को समझिए, प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लें। तो चलो, एक पूर्व निषेचन प्रावस्था वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे अपन क्या पढ़ेंगे? निषेचन प्रावस्था पढ़ेंगे। तो सुनिए, जो पुष्पीय पादप होते हैं, जो एंजियोस्पर्म पादप है, जिसको आप आवर्तबीजी पौधे बोलते हो, तो आवर्तबीजी पौधों की एक विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि इनके अंदर द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। द्विनिषेचन केवल आवर्तबीजी पौधों की विशेषता होती है, केवल पुष्पीय पौधों की विशेषता होती है द्विनिषेचन। तो आप ध्यान रखना, द्विनिषेचन की प्रावस्था किस में पाई जाती है? पुष्पीय पादपों में पाई जाती है, बाकी में नहीं पाई जाती। दैट इज क्लियर। चलो, फिर हम कहेंगे कि जो द्विनिषेचन है, द्विनिषेचन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो एस.जे. नवाशिन ने बताया है। किसने बताया? नवाशिन ने बताया था 1897 में। किस पादप के अंदर? तो लीलन, ठीक है, या फिर फ्रैंटिलिया पादपों के अंदर इसको बताया था। तो नवाशिन ने बताया था सबसे पहले। ये आपको ध्यान रखना। लीलियम, अच्छा मैं नहीं लगाया था, लीलियम और फ्रैंटिलिया, ठीक है, याद रह जाएगी। फ्रैटिलेरिया, फ्रैटिलेरिया, फ्रैटिलेरिया कब बताया था? 1897 में बताया था। अब जो द्विनिषेचन की क्रिया है यह दो प्रकार से, बिना भी द्विनिषेचन, तो निषेचन 2 बार संपन्न होगा। निषेचन की क्रिया 2 बार संपन्न होती है। बीजांड में होता है निषेचन, बीजांड के अंदर भी भ्रूणपोष पाया जाता है, भ्रूणपोष में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला जो चरण है उसको बोलते हैं त्रिसलियन, त्रिसलियन क्या बोलते हैं? त्रिसलियन बोलते हैं। और एक जो है उसको बोलते हैं सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन, या वास्तविक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक निषेचन कहते हैं। त्रिसलियन की क्रिया 1 नंबर पे सबसे पहले त्रिसलियन होता है और उसके बाद में कौन सी क्रिया होगी? सत्य निषेचन वाली। अब ये है क्या तो त्रिसलियन है और क्या सत्य या वास्तविक निषेचन है। एक बार पहले चित्र बना के पूरी बात समझाऊं तो ज़्यादा समझ, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना दूं। सुनो, ये है, आपको पता है, पिस्टल, और इस पिस्टल में ये बड़ा सा क्या है? अंडाशय। बड़ा सा क्या बना दिया? अंडाशय। सुनो, अंडाशय के अंदर क्या होता है? आप सबको पता है बीजांड। बीजांड का मैं एक केवल सीधा सा सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगी। इसके अंदर मैं ये बना दिया मैंने भ्रूणकोश। क्या बना दिया? भ्रूणकोश, ठीक है।
बस सिंपल सा ही डायग्राम बनाया मैंने ऐसे ही। ये जो भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश के अंदर सुनो, इस भ्रूण कोश में ऐसे दो तो ये क्या बनी है, सहायक कोशिका, चित्र याद आ गया होगा। इन सहायक कोशिकाओं के अंदर ये फिलीफॉर्म समुच्चय पाए जाते हैं, अंगुली के आकार के, ठीक है। और यहाँ पर क्या पाई जाती है, अंड कोशिका पाई जाती है। इधर ये प्रतिमुखी कोशिका है और बीच में द्विगुणित केंद्रक पाया जाता है। इसको बोलते हैं पोलर, ध्रुवीय केंद्री भी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई क्या? अब उसके बाद में देखो क्या होता है कि पहले परागण की क्रिया होती है। जो परागकण हैं उनके अंदर क्या होगा, अंकुरण होगा। और परागकण में अंकुरण के दौरान जनन छिद्र से एक नलिका आएगी। इस नलिका को क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। पराग नलिका के अंदर जो जनन केंद्रक है वो विभाजित होकर के दो नर युग्मक बनाता है। दो क्या बनाता है, नर युग्मक बनाता है। ये जो पराग नलिका ये पराग नलिका अंडाशय की तरफ वृद्धि करती है। अंडाशय से ये पराग नलिका बीजांड में, और बीजांड से होते हुए ये पराग नलिका सहायक कोशिकाओं की सहायता से कहाँ प्रवेश कर जाती है, भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है। भ्रूण कोश के अंदर ये दो नर युग्मक को फ्री कर देती है। अब सुनो, इसमें से एक नर युग्मक तो यहाँ इस पोलर ध्रुवीय केंद्र से, और एक नर युग्मक किससे क्रिया कर लेगा, अंड कोशिका से क्रिया कर लेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, दो नर युग्मक को यह मुक्त कर देती है, जिसमें से एक नर युग्मक जो अगुणित, नर युग्मक तो अगुणित ही होते ना, एक नर युग्मक भ्रूण कोश में पाए जाने वाले द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन करते हैं। मान लो संलयन, जैसे ये है अगुणित अवस्था और ये कौन सी अवस्था है, द्विगुणित अवस्था है। अगुणित और द्विगुणित अवस्था एक दूसरे के साथ में क्या करेगी, संलयन करेगी, और संलयन करके एक त्रिगुणित अवस्था बना लेगी। कौन सी अवस्था बना लेगी, त्रिगुणित अवस्था बना लेगी। ये जो त्रिगुणित अवस्था बनी है, इस त्रिगुणित अवस्था को कहते हैं प्राथमिक भ्रूण कोश। क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूण कोश कहते हैं। तो सुनो, अगुणित नर युग्मक का द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ में संयोग करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण करना क्या कहलाता है, त्रिसंलयन कहलाता है। तो द्विनिषेचन में पहले प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है, क्योंकि ये भ्रूण कोश आगे विकसित विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करवाता है। क्या प्रदान करवाता है, पोषण प्रदान करवाता है, क्योंकि भ्रूण कोश में खाद्य पदार्थों या भोज्य पदार्थों का संचय होता है। भोज्य पदार्थों का यहाँ क्या होता है, संचय होता है। जब बीजांड के अंदर त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है, उसके बाद में दो नर युग्मक आए थे ना, जो बचा हुआ नर युग्मक है वो
भ्रूण कोश में पाए जाने वाले अंड कोशिका या मादा युग्मक के साथ में, इधर दिखाई दे रहा है यार, तो अंड कोशिका या मादा युग्मक के साथ में, मादा युग्मक के साथ में संलयन करते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है? संलयन होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है। द्विगुणित युग्मनज बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनज के निर्माण की क्रिया सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन कहलाती है। सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन कहलाती है। सर्वप्रथम भ्रूण कोश का निर्माण होता है। सर्वप्रथम भ्रूण कोश का निर्माण होता है और उसके बाद में किसका निर्माण होता है? उसके बाद में युग्मनज का निर्माण होता है। आगे फिर हम पढ़ेंगे पश के अंदर के जो युग्मनज ये आगे जाकर के क्या करता है? भ्रूण बनाता है। जब युग्मनज आगे जाकर के भ्रूण बनाता है तो इसके लिए पोषण कौन प्रदान करता है? भ्रूण कोश पोषण प्रदान करता है, जिसकी गुणिता क्या है? 3n, त्रिगुणित, जिसकी गुणिता क्या है? 3n, त्रिगुणित है। जबकि युग्मनज की गुणिता कैसी होती है? 2n होती है। इतनी बात समझ में आई क्या सभी बच्चों के? सुनो, द्विवीय निषेचन की क्रिया सर्वप्रथम नवाज़ ने खोजी थी। ठीक है, लीलियम फ्रेटिलेरिया पादप के अंदर खोजा था, जो 1897 में खोजा था। द्विवीय निषेचन आवर्तबीजी पादपों की एक मुख्य विशेषता होती है। जब दो नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर मुक्त करती है तो सर्वप्रथम नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ में संलयन करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण कर लेता है। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश का जो निर्माण हुआ है, इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। फिर द्वितीयक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ में संलयन करके द्विगुणित अवस्था का निर्माण करता है। इस द्विगुणित अवस्था को युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसे वास्तविक निषेचन कहा जाता है। पहले होने वाला निषेचन क्या है? त्रिसंलयन है, और बाद में होने वाला निषेचन है वास्तविक निषेचन। ये बात आप ध्यान रखोगे, भूल नहीं जाओगे। द्विवीय निषेचन, अब सुनो, आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो ये भ्रूण कोश बना है ये तो त्रिगुणित है, लेकिन जो अनावर्तबीजी पादप है, अनावर्तबीजी है ना, जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म वाले पादप है, जैसे आपने ना जिम्नोस्पर्म के कुछ उदाहरण भी देखे, जैसे पाइनस है ना, या फिर जो साबूदाना होता है, आप साबूदाना खाते हो तो दाने के ऊपर कवर कहाँ होता है? खुला ही तो होता है। तो वो सब किसके? जिम्नोस्पर्म पादप के बीज ही तो हैं वो सभी के सभी। तो जो फल कवर नहीं होता उसके ऊपर एनवल्प नहीं पाया जाता, खुला रहता, वो अनावर्तबीजी है। तो अनावर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें भी भ्रूणपोष होता है। हाँ, उसमें भी क्या होगा? भ्रूणपोष होगा, लेकिन वो भ्रूणपोष अगुणित होता है, क्योंकि वो निषेचन से पहले ही बन जाता है। तो निषेचन से पहले अगर भ्रूणपोष बन गया तो अगुणित होता है, निषेचन के बाद बनता है तो त्रिगुणित होता है। तो क्या होता है? त्रिगुणित होता है। ये बात आप ध्यान में रखोगे। अब सुनो, एग्जाम में सीधे सीधे द्विवीय निषेचन के बारे में पूछ ले, आप पूरी डिटेल ये सब बता दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लैंग्वेज भी लिख दोगे। अब कंपटीशन में ये क्वेश्चन कैसे आता है वो सुनो मेरी बात, एक दो क्वेश्चन करवा देती हूँ कंपटीशन में कैसे आते हैं। हटा दो यहाँ से स्क्रीन, याद रखने के, जब तक मैं नोट्स ना भेजूँ याद रखने के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, जब तक नोट्स ना भेजूँ। ठीक है, चलो सुनो, तो क्वेश्चन सुनो कि
मान लो मैं ऐसे बता रही हूँ, मान लो कोई प्लांट्स है, ऐसे कोई भी प्लांट्स है ना, कोई भी प्लांट्स है, सुनो मेरी बात, ये कह दे कि कोई भी प्लांट है उसके अंदर जो प्राथमिक भ्रूण कोश है, या फिर भ्रूण कोश कह दे, भ्रूण कोश कह दे, सीधे सीधे बोल दे कि इसकी जो गुणिता है वो 21 है, ठीक है, 21 है। तो आपको पूछ ले कि इसमें नर युग्मक की गुणित, एक तो पूछ ले नर युग्मक की गुणिता क्या होगी, और एक आपसे पूछ ले इसके अंदर जो युग्मनज है, जो युग्मनज है उसकी गुणिता क्या होगी। तो आप देखो सबसे पहले यहाँ आओगे, आप कहोगे कि जो भ्रूण कोश होता है वो 3n होता है, भ्रूण कोश क्या होता है 3n होता है, त्रिगुणित होते हैं तो त्रिगुणित को 3n लिख दो, 3n होता है, और 3n क्या दे रखे है 21 दे रखी है, 3n क्या दे रखा है 21 दे रखा है, तो n क्या कह दोगे n, तो n बराबर 7। अब यहाँ आ जाओ, जो नर युग्मक है वो तो n ही होते हैं ना, अगुणित होते हैं नर युग्मक, तो नर युग्मक यहाँ कितने हो गए 7, गुणिता क्या होगी नर युग्मक की 7 गुणिता हो गई। और पूछ ले युग्मनज की गुणिता, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि युग्मनज 2n होते, द्विगुणित होते हैं, युग्मनज द्विगुणित होते, तो n बराबर क्या निकाला है 7, तो 2 गुणा 7 बराबर 14, तो इसके क्या बन गए 14 बन गई। कहाँ दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और सुनो क्वेश्चन, सुनो, आपसे ये कह दे कि प्राथमिक भ्रूण कोश तो है, इसी के साथ में आपसे प्रश्न पूछ ले कि जो प्रतिमुखी कोशिका है, जो प्रतिमुखी कोशिका है, जो प्रतिमुखी कोशिका है उसकी गुणिता क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया क्या, सुनो क्या कह रहा है कि प्राथमिक भ्रूण कोश कितना है 21 है, तो प्रतिमुखी कोशिका की गुणिता क्या होगी। अब आपने शायद कुछ बच्चों के तो पसीने छूट गए, अरे प्रतिमुखी कोशिका कौन से, प्रतिव्यांस्त कोशिका जो चैलेजा की तरफ पाई जाती है, कैसी होती है, जो भ्रूण कोश था उसमें बीजांड द्वार की तरफ 2 साइनरिड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका होती है। चैलेंजा की तरफ कितनी होती है 3 प्रतिमुखी कोशिका होती है और अगुणित होती है। बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका पाई जाती है वो भी अगुणित होती है। चैलेंजा की तरफ जो कोशिका पाई जाती है वो भी कैसी होती है, अगुणित होती है। तो आपने क्या किया 3 और 21 करके ये 7 निकाल दिया। अब आपसे क्या पूछा प्रतिमुखी कोशिका की, तो प्रतिमुखी कोशिका कैसी होती है, अगुणित होती है। तो आप क्या कहोगे प्रतिमुखी कोशिका की गुणिता कितनी होती है 7 होती है। साइनरिड कोशिका की पूछ ले, सहायक कोशिकाओं की पूछे तो वो भी तो अगुणित होती है, तो उनकी भी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सुनो, ये कह दे कि कोई भी पादप है, उस पादप के अंदर, सुनो मेरी बात, उस पादप के अंदर प्रतिमुखी कोशिका, सुनो, प्रतिमुखी कोशिका जो है उसकी गुणिता 8 है। प्रतिमुखी कोशिका की गुणिता क्या है 8। और आपको क्या कह दे कि भ्रूण कोश की गुणिता बताओ, भ्रूण कोश की गुणिता बताओ। अब आपको पता है कि प्रतिमुखी कोशिका n बराबर 8 है, क्योंकि प्रतिमुखी कोशिका कैसी होती है, अगुणित होती है। प्रतिमुखी कोशिका कैसी होती है, अगुणित होती है। तो n बराबर क्या बन गया 8 बन गया। आपसे क्या पूछा है कि भ्रूण कोश, अब आपको पता है कि भ्रूण कोश तो 3n होता है, सॉरी 3n होता है, तो 3 तो ये हो गया, 8 ये हो गया, तो कितनी होगी 24 हो गया उसका भ्रूण कोश। अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप, अगर मान ले यहाँ पे प्रतिमुखी कोशिका न देकर के वो कर देता मादा युग्मक, क्या कह देता कि मादा युग्मक बराबर 8 है, तो मादा युग्मक भी तो n ही होते हैं, अगुणित होते हैं ना मादा युग्मक, तो n बराबर क्या हो जाता है 8 हो जाता है। तो आप करके क्या कर देते 24 कर देते। तो ऐसे बस इतने से ध्यान रखने किसकी गुणिता क्या होती है। एक भ्रूण कोश के अंदर प्रतिमुखी अगुणित है, अंड कोशिका अगुणित है,
सहायक कोशिका अगुणित है, पोलर न्यूक्लियाई है वो द्विगुणित है, बीच वाले। बीजांडकाय की कोशिका द्विगुणित होती है, क्योंकि बीजांडकाय से, है ना, बीजांडकाय से ही तो मात्रक कोशिका बनती है, तो मात्रक कोशिका भी क्या होती है, द्विगुणित होती है। अगर आपको इन सब की गुणिता याद रह जाएगी, देखो नर युग्मक अगुणित होते हैं, युग्मनज द्विगुणित होता है, मात्रक कोशिका द्विगुणित होती है, क्या होती है, द्विगुणित होती है, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कंपटीशन में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा हल करके दिखा दिया कि कंपटीशन में आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते, किसी का भी दे दे, है ना। प्रतिमुखी कोशिकाएं अगुणित है, सहायक कोशिकाएं अगुणित है, अंड कोशिका अगुणित है, युग्मनज द्विगुणित है लेकिन युग्मक अगुणित है, और भ्रूणपोष कैसा होता है, गुणिता क्या होती है, त्रिगुणित होते हैं। भ्रूणपोष कैसे होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। क्यों होते हैं त्रिगुणित? क्योंकि निषेचन की क्रिया के समय एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ में संलयन करके त्रिगुणित अवस्था का निर्माण करता है। आई होप, बिलीव करती हूँ कि शायद ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं ये है कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन। आपके पेपर में सीधे सीधे पूछेगा द्विवी निषेचन को समझाइए, तो आप वहाँ पे त्रिसंलयन समझाओगे और वास्तविक संलयन को समझा दोगे। द्विवी निषेचन की विशेषताएं क्या होती है? द्विवी निषेचन के समय बनने वाले जो बीज है, फल है, वो सभी क्या होंगे, स्वास्थ्यवर्धक होंगे। क्या होंगे? स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है। जो भ्रूणपोष होता है उसमें भोजन संचय रहता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करवाता है, ये सब इसकी विशेषता हो जाती है। तो ओके बच्चों, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास के अंदर हम इसी भ्रूणपोष के प्रकार पढ़ेंगे। इसी भ्रूणपोष के क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे, और उसकी उदाहरण पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पाया जाता है। वो भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, भ्रूणपोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन अगली वाली क्लास के लिए। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी ही थी।